हेलो एवरीवन। मैं महिमा त्रिवेदी आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिवालिक स्टडी अड्डा पर। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को भी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भूगोल विषय से संबंधित क्लासेस चलाई जा रही हैं और इस समय हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रशिक्षित स्नातक परीक्षा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसपे पिछले वीडियो में हम लोगों ने टीजीटी 2004 का भाग 2 सॉल्व कर लिया है और आज उसी क्रम में हम प्रशिक्षित स्नातक परीक्षा 2004 का भाग 1 देखेंगे। यह परीक्षा 2004 में कंडक्ट कराई गई होगी, लेकिन किसी कारणवश इस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर हम इसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, प्रश्नों की व्याख्या को भी देखेंगे और साथ ही साथ नवीनतम आंकड़ों को भी शामिल करेंगे। और इस समय चैनल पर आपको इन्वायरमेंटल एजुकेशन की भी क्लासेस देखने को मिलेंगी, जिसमें 15 से 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। उनकी एक श्रृंखला लाई गई है जो आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके हेल्पफुल होंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंचाई के लिए बनाई गई नहरों की अधिकतम लंबाई यहाँ है। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा पंजाब, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा बिहार। तो इसका जो सही उत्तर है वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में नहरों की लंबाई जो है सर्वाधिक है, उत्तर प्रदेश राज्य में। नहरें जो हैं, भारत में नहरें सिंचाई की दूसरी प्रमुख साधन है। सिंचाई की दूसरी प्रमुख साधन है, दूसरे प्रमुख साधन है। नहरों का विकास भारत में मुख्य रूप से दो स्थान पर हुआ है। एक है उत्तरी विशाल मैदान पर तथा दूसरा है तटवर्ती नदी डेल्टाई क्षेत्र पर। तटवर्ती नदी डेल्टा क्षेत्र पर इसका विकास सर्वाधिक हुआ है। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर इसलिए हुआ है, वहाँ पर समतल भूमि की उपलब्धता तथा जल की निरंतर आपूर्ति के परिणाम स्वरूप यहाँ पर नहरों का विकास हो पाया है। चलिए कुछ आंकड़ों को भी, नवीनतम आंकड़ों को भी देख लेते हैं। देश के कुल सिंचित क्षेत्र का क्षेत्र का 46.2% नलकूप द्वारा सिंचित है, 23.6% नहरों द्वारा तथा 16.6% तालाब द्वारा है सिंचित तथा 10.9% अन्य साधनों द्वारा सिंचित है, अन्य साधनों द्वारा। यदि नहरों के बारे में, नहरों द्वारा शीर्ष सिंचित राज्य के बारे में हम देखते हैं तो उनके अनुसार नहरों द्वारा प्रथम स्थान पर है आपका उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर राजस्थान तथा तीसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश। ये नहरों द्वारा सिंचित शीर्ष 3 राज्य हैं। यहाँ पर सही उत्तर है वह है पहला उत्तर प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है। पहला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, दूसरा है पृथ्वी का घूर्णन, तीसरा है पृथ्वी का परिक्रमण और चौथा है पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है चौथा, पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना। यहाँ पर हम समझते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, अपने अक्ष पर झुकी हुई है। झुके होने के कारण ही पृथ्वी पर प्रत्येक 4 माह में मौसम में परिवर्तन, ऋतु में परिवर्तन देखने को मिलता है। प्रत्येक 3 माह में जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो 4 स्थितियां
उत्पन्न होती है। 4 स्थितियां उत्पन्न होती है, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर और 21 मार्च। 4 स्थितियां उत्पन्न होती है। ये पृथ्वी के झुकाव के कारण ही अलग अलग स्थितियों में सूर्य का प्रकाश अलग अलग रेखाओं पर, अलग अलग अक्षांश रेखाओं पर पड़ता है, जिसके कारण मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन होता है। इसलिए यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो होगा पृथ्वी के अक्ष का उसके कक्ष के समतल की ओर झुकाना। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं झुकी होती, यदि पृथ्वी जो 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है नहीं झुकी होती, तो पृथ्वी पर सदैव एक समान ही मौसम होता, सदैव एक समान मौसम होता। वहां पर कोई भी मौसम परिवर्तन या ऋतु परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लघु ज्वार भाटा पैदा होता है। पहला है अर्ध चंद्र के समय, दूसरा है दिन के समय, तीसरा 1 महीने में 1 बार और चौथा है 1 सप्ताह में 2 बार। तो यहाँ जो इसका सही आंसर है वह है पहला, अर्ध चंद्र के समय। लघु ज्वार भाटा जो है वो अर्ध चंद्र के समय प्रत्येक महीने में, प्रत्येक माह में शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी को अर्धचंद्र के समय लघु ज्वार भाटा देखने को मिलता है, जिस समय कुछ इस प्रकार से स्थितियां उत्पन्न होती हैं। यह है पृथ्वी, सन, सूर्य है इधर और ये है आपका चंद्रमा। जब पृथ्वी, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक समकोणिक स्थिति पर होते हैं, समकोणिक स्थिति, यहाँ पर समकोणिक स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण सूर्य और चंद्रमा के जो ज्वारोत्पादक बल होता है, ज्वारोत्पादक बल वह विपरीत स्थिति में लगता है। सूर्य और चंद्रमा का ज्वारोत्पादक बल विपरीत स्थिति में लगता है, जिसके कारण यहाँ पर सामान्य से नीचा ज्वार आता है, कितना, लगभग 20% सामान्य से नीचा ज्वार आता है, जिसे हम लघु ज्वार भाटा के नाम से जानते हैं। इसका जो राइट आंसर है वह है अर्ध चंद्र के समय। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं। दूसरा, पृथ्वी आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में। तीसरा है सूर्य और पृथ्वी होती है चंद्रमा के दोनों ओर। और चौथा है सूर्य आ जाता है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में। देखिए चंद्र ग्रहण के समय इस प्रकार की स्थिति होती है, जैसे यह है सन और सूर्य। इसका जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं। पृथ्वी आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में। यह है सन, यह है आपका अर्थ, पृथ्वी, और ये चंद्रमा। तो जो सूर्य का प्रकाश है वो चंद्रमा पर नहीं पड़ पाता है और पृथ्वी एक अवरोधक के रूप में बीच में स्थित होती है, जिसके कारण पृथ्वी की छाया जो है सूर्य पर, चंद्रमा पर पड़ती है और सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके हम चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है पृथ्वी आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहाँ वर्ष की लंबाई सबसे अधिक है? पहला है बुध, दूसरा बृहस्पति, तीसरा है पृथ्वी और चौथा है प्लूटो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, उस समय 2004 में प्लूटो जो था वो मान्य था, लेकिन यहाँ पर वरुण है। वर्तमान समय में जो लंबाई है सर्वाधिक है वो वरुण की है, वहां पर 165 वर्ष। दिन की लंबाई, जो वर्ष की लंबाई है वो 165 वर्ष है। वहीं पर आप देख लेते हैं, जो बुध है, बुध की 88 दिन, बृहस्पति की है 12 वर्ष, पृथ्वी की 365 दिन वर्ष की लंबाई। यहाँ पर सर्वाधिक जो है वो
इस वर्तमान समय में वरुण की है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी के गिर्द चट्टानों की बाहरी परत को कहा जाता है? पहला चर्म, दूसरा है बरपटी, तीसरा है घेरा और चौथा है बाह्य परिधि स्तर। काफी इजी क्वेश्चन है ये। इसका जो आंसर है दूसरा सही है, बरपटी। पृथ्वी की ऊपरी परत को, बाहरी परत को हम बरपटी कहते हैं, जिसे स्वेज नामक जो विद्वान थे उन्होंने इसे सियाल नाम से, इसका सियाल नाम दिया था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, एक उपजाऊ मिट्टी में शामिल होता है? पहला बालू और कंकड़, दूसरा है सूखे मृत पत्ते, तीसरा है बालू और चिकनी मिट्टी, चौथा है दोमट और खाद मिट्टी। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो है चौथा, दोमट और खाद मिट्टी। देखिए उपजाऊ मिट्टी के रूप में दोमट मिट्टी में आपके क्या क्या शामिल होता है? दोमट में गाद प्लस चीका प्लस बालू मिट्टी का मिश्रण होता है। और जो ये खाद मिट्टी है इसमें जैविक एवं रासायनिक पदार्थों की अधिकता होती है, जिसके कारण यह जो मिट्टी दोमट और खाद मिट्टी है यह काफी उपजाऊ मिट्टी होती है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस फसल के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? अनुकूल लिखा है आपको, अनुकूल है। किस फसल के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक अनुकूल है? पहला है कपास, दूसरा है चना, तीसरा है बाजरा और चौथा है जौ। तो यह भी काफी इजी क्वेश्चन है। जो काली मिट्टी है वह कपास की खेती के लिए, इसका जो सही उत्तर है वह पहला, कपास की खेती के लिए अनुकूल है। इसे काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसका जो विस्तार है भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान राज्य में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, समोच्च रेखाएं हैं? पहला समुद्र स्तर से ऊपर समान ऊंचाई वाले स्थानों से खींची गई रेखाएं, दूसरा है अक्षांश रेखाएं, तीसरा है देशांतर रेखाएं और चौथा है बंदरगाहों को मिलाने वाली रेखाएं। तो इसका जो सही है उत्तर आपका वो है पहला, समुद्र स्तर से ऊपर समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम समोच्च रेखाएं कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, डूरंट रेखा किन दो देशों की सीमा है? पहला है भारत और पाकिस्तान, दूसरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तीसरा है नेपाल और भारत और चौथा है नेपाल और चीन। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है आपका वो है दूसरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य। ये जो रेखा है 1947 के पूर्व ये जो रेखा थी वो भारत और अफगानिस्तान के मध्य खींची गई थी। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद ये जो तटरेखा है, ये जो रेखा है सीमा रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य हो गई है, स्थित है। अब वर्तमान समय में ये जो डूरंट रेखा है आपकी वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन है? पहला मैक्सिको की खाड़ी, दूसरा पर्शियन खाड़ी, तीसरा कैम्बे की खाड़ी और चौथा है हरमुज का जलडमरू मध्य। तो यहाँ पर सही उत्तर है मैक्सिको की खाड़ी। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी, जो कि अमेरिका और मैक्सिको के तट पर
मैक्सिको के तट पर स्थित है, मैक्सिको की खाड़ी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में सबसे बड़ी समुद्री रेखा वाला राज्य है। पहला तमिलनाडु, दूसरा है बिहार, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा है महाराष्ट्र। तो यहाँ पर हम नए आंकड़ों को देखते हैं। यहाँ पर जो उत्तर है वो माना गया है तमिलनाडु को। 2004 के अनुसार जो सही उत्तर माना गया है वो तमिलनाडु को है माना गया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जो समुद्र रेखा है, यदि द्वीपों सहित पूछता है, द्वीप सहित, तो अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे बड़ी सबसे लंबी तटरेखा। पहले नंबर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरे स्थान पर आता है गुजरात, फिर तीसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और चौथे स्थान पर है तमिलनाडु, तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, सबसे बड़ी तटरेखा पूछ रहा है तो इसके हिसाब से हम यहाँ पर आंध्र प्रदेश को लगाएंगे, क्योंकि प्रथम स्थान पर यदि द्वीप सहित नहीं है तो प्रथम स्थान पर जो राज्य है वो गुजरात है, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश और तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, वह स्थान जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर होती है और तापक्रम 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जिसकी भूमि ढलवा है, किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? पहला है कॉफी के लिए, दूसरा तंबाकू, तीसरा चाय और चौथा है चावल। तो इसका जो सही आंसर है वो है कॉफी। कॉफी के लिए 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होना चाहिए, 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, और 115 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा, और अत्यधिक ढलवा भूमि, अत्यधिक ढालू भूमि उपयुक्त मानी जाती है कॉफी की खेती के लिए। यहाँ पर सही आंसर जो है वो है कॉफी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, डंकन पास किनके बीच स्थित है? पहला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है दक्षिणी और मध्य अंडमान द्वीप समूह, तीसरा है उत्तरी और मध्य अंडमान, और चौथा है उत्तरी और दक्षिणी अंडमान द्वीप समूह। तो इसका जो सही आंसर है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं ये गलत हैं। डंकन दर्रा जो है आपका वो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है, दक्षिणी अंडमान तथा लघु अंडमान के मध्य स्थित है। देखिए जो अंडमान द्वीप समूह है वो 4 द्वीपों में बटा हुआ है, जिसमें उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान तथा लघु अंडमान, जिसमें ये जो डंकन दर्रा है, ये डंकन पास जो है ये आपका दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है। इसका सही उत्तर है दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? पहला मध्य प्रदेश, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा है बिहार और चौथा है उड़ीसा। यहाँ पर हम नए आंकड़ों को देखते हैं, जिनके अनुसार लौह अयस्क का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वह है उड़ीसा राज्य। प्रथम स्थान पर है उड़ीसा, जहां पर 54.8% लौह अयस्क का उत्पादन होता है, लौह अयस्क का उत्पादन होता है। दूसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़, तीसरे स्थान पर कर्नाटक, और चौथे स्थान पर है झारखंड। यहाँ पर लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछ रहा है, तो सही उत्तर जो इसका होगा उड़ीसा। चलिए आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 है, हीराकुंड परियोजना एक नदी की धारा को नियंत्रित करती है, वह नदी है। पहला है कृष्णा, दूसरा है ताप्ती नदी, तीसरा है महानदी और चौथा है नर्मदा नदी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है महानदी। हीराकुंड परियोजना जो बनाई गई है वो महानदी पर, उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाई गई है हीराकुंड परियोजना। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसकी बाढ़ नियंत्रण, जिसके उद्देश्य जो है प्रमुख बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। यह विश्व का सबसे बड़ा मुख्य धारा बांध है। विश्व का सबसे बड़ा मुख्य धारा बांध है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक भूकंप का भूकंपी केंद्र स्थित होता है। भूकंपी केंद्र तो फोकस। पहला है पृथ्वी की सतह पर, दूसरा है अभिकेंद्र एपिसेंटर के विपरीत और तीसरा है पृथ्वी के अंदर अभिकेंद्र के नीचे और चौथा है अभिकेंद्र के 90 डिग्री पर। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है तीसरा, पृथ्वी के अंदर और अभिकेंद्र के नीचे। जो हमारा फोकस होता है, भूकंपी केंद्र होता है, वो ये है एपिसेंटर के ठीक 90 डिग्री पर आपका, ठीक पृथ्वी के नीचे यहाँ पर फोकस या भूकंप मूल या इसे भूकंपी केंद्र कहते हैं, स्थित होता है। इसका सही उत्तर है तीसरा, पृथ्वी के अंदर और अभिकेंद्र के नीचे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, पृथ्वी पर खारे जल और मृदु जल का अनुपात है। पहला है 9:1, दूसरा है 9.5:0.5 और तीसरा है 9.8:0.2 और चौथा है 9.7:0.3। तो जो इसका अनुपात है वो यहाँ पर देखिए 97 डिग्री, हमारी पृथ्वी पर 97 डिग्री जो जल है वो सागरों एवं महासागरों में, सागर एवं महासागर में खारे जल के रूप में विद्यमान है। खारे जल के रूप में विद्यमान है जो कि पीने योग्य नहीं है। और मृदु जल की बात करें तो वह 3% है। 97% खारे जल के रूप में और मृदु जल 3% है जो कि पीने योग्य और हिमानी के रूप में है। 3% में हिमानी के रूप में नदियों और झीलों तालाबों में जो पीने योग्य मृदु जल है वह केवल मात्र 3% पाया जाता है। बाकी 97% जो है वो सागर एवं महासागर में खारे जल के रूप में पाया जाता है। जो इसका सही आंसर है वो है चौथा, 9.7:0.3। यहाँ पर 97:3 ये कर सकते हैं। 97:3 जो अनुपात है, 97% आपका खारे जल और 3% जो है वो मृदु जल के रूप में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन अवक्षेपण प्रेसिपिटेशन का एक रूप नहीं है। अवक्षेपण जिसे हम वर्षण भी कहते हैं, प्रेसिपिटेशन वर्षण। तो पहला है वर्षा, दूसरा है हिमपात, तीसरा है ओलावृष्टि और चौथा है कुहासा पड़ना। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका चौथा, कुहासा पड़ना।
यह प्रेसिपिटेशन वर्षण का एक रूप नहीं है। ये प्रेसिपिटेशन क्या होता है? जब वायुमंडलीय जल जो होता है, वायुमंडलीय जल के संघनित होकर किसी भी रूप में पृथ्वी की सतह पर वापस आने को, जो वायुमंडलीय जल होता है जब पृथ्वी पर वायुमंडलीय जल संघनित होकर पृथ्वी पर किसी भी रूप में, जल के रूप में, या किस प्रकार से पृथ्वी पर वापस आता है? वर्षा के रूप में, हिमपात के रूप में, ओलावृष्टि के रूप में ही पृथ्वी पर वापस आता है, जिसे हम प्रेसिपिटेशन के रूप, ये प्रेसिपिटेशन के प्रकार हैं, वर्षण के रूप, वर्षा, हिमपात, ओलावृष्टि के रूप में, फुहार के रूप में, हिमपात के रूप में, हिमवर्षा के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है अवक्षेपण का रूप नहीं है, तो वो है आपका कुहासा। कुहासा क्या है? कुहासा है आपका फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन, जिसे हम कह सकते हैं फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन कहा जा सकता है। यह संघनन के रूप में आता है, जिसमें जब संघनन आपका हिमांक बिंदु से, संघनन हिमांक बिंदु से ऊपर होता है, हिमांक बिंदु से ऊपर होता है। जब संघनन आपका हिमांक बिंदु से के ऊपर होता है, हिमांक बिंदु से, तब ओस का निर्माण, ओस, कोहरा, कुहासा, धुंध, बादल आदि का निर्माण होता है। तो यह है जो कुहासा है, यहाँ पर कुहासा पड़ना, यह एक संघनन का रूप है, ना कि वर्षण का रूप है। वर्षण का रूप आपका वर्षा, हिमपात, ओलावृष्टि, फुहार, हिमवर्षा के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, पार्थिव विकिरण वायुमंडल को कितना प्रतिशत गर्म कर देता है? पहला है 60%, दूसरा 80%, तीसरा है 70% और चौथा है 90%। तो इसका जो राइट आंसर है वह है दूसरा 80%। वायुमंडल पृथ्वी द्वारा दीर्घ तरंगों, पृथ्वी द्वारा जो विकृत दीर्घ तरंगे होती हैं, दीर्घ तरंगों द्वारा, जिसे हम पार्थिव विकिरण कहते हैं, उनके द्वारा वायुमंडल 85% तक गर्म होता है। 85% वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। दीर्घ तरंगों के रूप में पृथ्वी द्वारा जो विकिरण होती है, पार्थिव विकिरण, उनको 85% वायुमंडल द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है या अवशोषित कर लिया जाता है। तो यहाँ पर जो है सही आंसर आपका 80% माना गया है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन में एक वृक्ष अपने पत्तों को इस कारण छोड़ देता है। उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन में पहला है आर्द्रता की कमी, दूसरा है तापक्रम 6 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, और तीसरा है दोनों, 1 और 2, और चौथा है ना ही 1 और ना 2। तो इसका जो सही उत्तर है यहाँ पर वह है पहला, आर्द्रता की कमी के कारण। जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है वो शुष्क मौसम में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, केवल आर्द्रता की कमी के कारण। आर्द्रता की कमी होने के कारण जो शुष्क मौसम में उष्ण पतझड़ वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन अपनी नमी को संरक्षित करने के लिए, अपनी नमी को संरक्षित करने के लिए अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, आर्द्रता की कमी। यहाँ पर सही उत्तर है इसका आर्द्रता की कमी के कारण, क्योंकि पत्तियों से ही वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया क्या होती है? पत्तियां अगर यदि गिर जाएंगी तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है, जिसके कारण
पेड़ों में नमी को संरक्षित किया जा सकता है। इसलिए उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जो है शुष्क मौसम में नमी को संरक्षित रखने के लिए पत्तियों को गिरा देते हैं, जिससे उनकी वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो धीमी पड़ जाती है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में भूमि के उपयोग की अभिरचना को श्रेष्ठ रूप से दिखाया जा सकता है इसके द्वारा। पहला है बार ग्राफ, दूसरा है लाइन ग्राफ, तीसरा है पाई डायग्राम और चौथा है हिस्टोग्राम। तो इसका जो सही उत्तर है वह है पाई डायग्राम। पाई डायग्राम के माध्यम से आप भूमि उपयोग को दिखा सकते हैं। इस प्रकार से भूमि उपयोग को आप पाई डायग्राम के माध्यम से दिखा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 23 है, क्वेश्चन नंबर, मृत और सड़नशील कार्बनिक पदार्थ का अकार्बनिक मृदा पुष्टिकारक में परिवर्तित होना इसके द्वारा है। पहला उपभोक्ताओं, दूसरा उत्पादकों, तीसरा है अपघटकों डिकम्पोजर्स और चौथा है श्रेणीकरणीय प्रक्रियाएं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अपघटक। मृत और सड़नशील जो कार्बनिक पदार्थों का अकार्बनिक मृदा पुष्टिकारक में परिवर्तन होता है वह अपघटकों द्वारा होता है। अपघटक क्या होते हैं? वे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ में अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें अपघटक कहा जाता है। इसके अंतर्गत आपका जीवाणु और कवक को शामिल किया जाता है। वे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ में अपना पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें अपघटक कहा जाता है। इसका सही उत्तर है तीसरा, अपघटक। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, टैपियोक और याम उपजाए जाते हैं इस विधि द्वारा। पहला है झूम कृषि, दूसरा है गहन कृषि, तीसरा है निर्वाह कृषि और चौथा है रोपाई कृषि। तो इसका जो सही आंसर है वह है दूसरा, गहन कृषि। टैपियोक जिसे कसावा के नाम से भी जानते हैं और याम जिसे जिमीकंद या सूरन के नाम से जानते हैं, यह गहन कृषि में उपजाई जाने वाली प्रमुख फसल है। यह कंद वाली फसल है। उसकी श्रेणी में आते हैं। ये पौधे जो होते हैं ये अनुपजाऊ भूमि में अल्प वर्षा में आसानी से उग जाते हैं। अनुपजाऊ भूमि और अल्प वर्षा में उग जाते हैं। भारत में इनकी खेती केरल, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में की जाती है। केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, लैटेराइट मिट्टी बनती है इसके कारण। पहला है अपर्दन, दूसरा है अपक्षयण, तीसरा है जमा करना और चौथा है निथारना। तो जो इसका सही आंसर है वो है अपक्षयण, जिसे हम लीचिंग प्रोसेस भी कहते हैं। लैटेराइट मृदा का जो निर्माण होता है, लैटेराइट मृदा का निर्माण भारी वर्षा के कारण लीचिंग प्रक्रिया के द्वारा होता है। लीचिंग प्रक्रिया एक स्वाभाविक रूप से होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है कि घुलनशील पदार्थ मृदा के घुलनशील पदार्थ
अत्यधिक वर्षा के कारण घुलनशील पदार्थ जो होते हैं, जैसे चूना है, पोटास आदि, चूना, पोटास आदि जो घुलनशील पदार्थ है, वह घुलकर वर्षा के साथ, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में वर्षा के साथ घुलकर मृदा में मृदा की निचली परत में पहुंच जाते हैं, जिसके कारण जो मृदा का ऊपरी भाग होता है वहां पर केवल लौह अंश की तथा एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। लैटेराइट मृदा में जो घुलनशील पदार्थ है, चूना और पोटास, यह अत्यधिक वर्षा के कारण जल में घुलकर मृदा की निचली परत में पहुंच जाते हैं। मृदा की ऊपरी परत में केवल ऊपरी परत में लौह अंश और एल्यूमिनियम पाया जाता है, जिसे हम लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है, लैटेराइट मृदा का जो निर्माण होता है वो अपक्षयण प्रक्रिया द्वारा होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, पृथ्वी पर सर्वाधिक गर्म स्थान कहाँ पाया जाता है? पहला है विषुवत क्षेत्र पर, दूसरा सवाना क्षेत्र, तीसरा है मानसून क्षेत्र और चौथा है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र। तो इसका जो सही उत्तर है वह है चौथा, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र। इनका विस्तार पृथ्वी पर 15 से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश पर पाया जाता है। यहाँ पर जो विशेषता है मरुस्थलीय क्षेत्र की, विशेषता जो है वह है वर्षा की कमी, दूसरा है वनस्पति की कमी और तीसरा है जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, यहाँ पर सूर्यताप की अधिकता, जिसके कारण पृथ्वी का सर्वाधिक गर्म स्थान माना जाता है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र को। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वृक्ष मध्य अक्षांश वनों में पैदा होते हैं? पहला है शंकुधारी पेड़, दूसरा पतझड़ पेड़, तीसरा है शंकुधारी और पतझड़ दोनों और चौथा है यूकेलिप्टस और सदापर्णी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है शंकुधारी, पतझड़ दोनों पाए जाते हैं। देखिए, जो मध्य अक्षांश में वन है शीतोष्ण, ये दो भागों में बटे हुए हैं। एक शीतोष्ण कटिबंधीय, एक होता है शीतोष्ण कटिबंध कठोर लकड़ी के वन और यह मुख्य रूप से आपके मध्य अक्षांश में ही पाए जाते हैं, जैसे मध्य यूरोप, जैसे आपका पश्चिमी यूरोप, उत्तर पूर्वी यूएसए, रूस का दक्षिण भाग, चीन, जापान और कोरिया। यहाँ पर आपके जो पाए जाते हैं वो पतझड़ वन पाए जाते हैं। पतझड़ वन ये होते हैं शीतोष्ण कटिबंध कठोर लकड़ी के वन। यहाँ पर शुष्क मौसम में, मध्य अक्षांश में शुष्क मौसम में जो वृक्ष होते हैं अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। वहीं दूसरा रूप होता है शीतोष्ण कटिबंध मुलायम लकड़ी के वन। मुलायम लकड़ी के वन, यह आपको 50 डिग्री से लेके 70 डिग्री
अक्षांश पर, 50 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर देखने को मिलेंगे। उनके मध्य या मुख्य रूप से शंकुधारी या कोणधारी वन होते हैं। शंकुधारी या कोणधारी वन जो होते हैं ये शीतोष्णकटिबंध मुलायम लकड़ी के वन होते हैं, और पतझड़ वन जो है शीतोष्णकटिबंध कठोर लकड़ी के वन होते हैं जो मध्य अक्षांश में पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर जो दोनों है शंकुधारी और पतझड़ दोनों पाए जाते हैं। सही उत्तर जो है तीसरा, शंकुधारी और पतझड़ वन दोनों होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, मरुभूमि बनने को रोकने के लिए हमें इसके निम्नीकरण को रोकना चाहिए। वायु, जल, भूमि और उपरोक्त सभी। तो ये आपको पता है कि वायु, जल, भूमि तीनों के निम्नीकरण को रोका जाएगा, तभी मरुभूमि को बनने से रोका जा सकता है। तो इसका सही आंसर जो है वो है उपरोक्त सभी। जैसे अतिवृष्टि, अतिवृष्टि, वनों की कटाई, वनों की कटाई, अतिचारण, कृषि भूमि का अवैज्ञानिक तरीके से अवैज्ञानिक प्रयोग, ये प्रमुख कारण है मरुभूमि बनने के। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, शिवालिक के दक्षिण भाग के क्षेत्र को कहा जाता है। पहला है बालू का टीला, दूसरा है भाबर और तराई, तीसरा है मैदान और चौथा है खादर। तो यहाँ पर सही जो आंसर है वह है भाबर और तराई, भाबर और तराई दूसरा। शिवालिक जो श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में भाबर क्षेत्र पाया जाता है। भाबर जहाँ पर नदी द्वारा लाए गए बड़े कंकड़ और पत्थर बिछे होते हैं, जिसके कारण जो प्रवाहित होने वाली वहां नदियां होती हैं वो लुप्त हो जाती हैं। उसी के दक्षिण में फैला हुआ क्षेत्र जिसे हम तराई के नाम से जानते हैं, यहाँ पर नदियां जो लुप्त हुई नदियां भाबर प्रदेश में जो लुप्त हुई नदियां हैं वह पुनः तराई क्षेत्र में दिखाई देती हैं, जिसके कारण जो तराई क्षेत्र है वो अत्यंत दलदली क्षेत्र बन जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया, शिवालिक के दक्षिण भाग में जो फैली हुई पेटियां हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें भाबर और तराई क्षेत्र कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, दक्कन जाल बना है इसका। पहला है ग्रेनाइट, दूसरा है कायांतरित सैल, तीसरा है अवसादी सैल और चौथा है बेसाल्ट। तो दक्कन जाल जो है वो ज्वालामुखी द्वारा जो निकला हुआ मैग्मा लावा से निर्मित होता है, जिससे जो ठंडा होकर बेसाल्ट चट्टान का निर्माण करता है, बेसाल्ट चट्टान का निर्माण होता है। तो इसका सही उत्तर जो है दक्कन जाल बेसाल्ट से बना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, हिमालय में शंकु वृक्ष कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं। पहला है 500 से 1500 मीटर, दूसरा है 1000 से 3000 मीटर और तीसरा है 1500 से 3500 मीटर और चौथा है 3000 मीटर और उससे ऊपर। तो इसका जो सही उत्तर है वह है तीसरा, 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर शंकु वृक्ष पाए जाते हैं। देखिए पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय में इनकी ऊंचाई जो होती है, वृक्षों की जो रेखा पाई जाती है वो उनमें कुछ अंतर पाया जाता है, पश्चिम हिमालय और पूर्वी हिमालय में। इस शंकुधारी जो वृक्ष जो इनकी पेटी है, ये जो पश्चिम हिमालय में है, पश्चिम हिमालय में इनकी पेटी 1520 मीटर से लेकर 3660 मीटर की ऊंचाई पर शुरू हो जाती है। 1520 से लेकर 3660 के बीच में ये शंकु वृक्ष की पेटी पश्चिम हिमालय में पाई जाती है। वहीं पर पूर्वी हिमालय में जो इनकी ऊंचाई है वो 2740 से लेकर 3660
मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इसमें अंतर इसलिए है क्योंकि जो पश्चिम हिमालय है यह कर्क रेखा से दूर है, कर्क रेखा से दूरी अधिक है, कर्क रेखा से दूरी है, और साथ ही साथ क्या है, महाद्वीपीय जलवायु है यहाँ पर। पश्चिम हिमालय में महाद्वीपीय जलवायु के कारण, महाद्वीपीय जलवायु के कारण ये शंकुधारी वृक्ष हैं वो जल्दी कम हाइट से ही शुरुआत हो जाती है, 1500 मीटर से ही आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर सही उत्तर जो है वो 1500 से लेकर 3500 मीटर सही उत्तर है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, भाबर मृदा बनी होती है खुरदरे दानों से, यह पाई जाती है यहाँ पर। पहला है छोटा नागपुर का पठार, दूसरा है राजस्थान की मरुभूमि, तीसरा है समुद्री क्षेत्र और चौथा है तराई के उत्तर शिवालिक के साथ। देखिए अभी हमने आगे ही इसको पढ़ा है जल्दी। भाबर मृदा जो होती है वो पाई जाती है तराई के उत्तर पे और शिवालिक के साथ। शिवालिक श्रेणी जो है, शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में भाबर प्रदेश और उसके दक्षिण में है तराई क्षेत्र पाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है चौथा, तराई के उत्तर तथा शिवालिक के साथ है। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो आपको पसंद आया तो आप वीडियो को जरूर से लाइक करें और शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।